हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं CSIR नेट एग्ज़ाम से रिलेटेड बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर्स की सीरीज़, जिसमें आज हम सबसे पहला जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ द ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब इन द टर्म इटसेल्फ जैसा कि हम देख सकते हैं, ग्लूको सिंपली मीन्स ग्लूकोज, नियो दैट इज़ न्यू, एंड जेनेसिस दैट इज सिंथेसिस ऑफ अ न्यू ग्लूकोज, नए ग्लूकोज का बनना। अब जैसा कि हमें पता है, ग्लाइकोलाइसिस जो है वो प्रोसेस हमारी होती है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ग्लूकोनियोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो ग्लाइकोलाइसिस की जस्ट अपोजिट मानी जाती है, रिवर्सल मानी जाती है, एक्सेप्ट 3 स्टेप्स। तीन कुछ ऐसे स्टेप है जिनको अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, जहां आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर, का नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स होना चाहिए, उससे अगर ग्लूकोज बन रहा है तो वो जो प्रोसेस होती है ग्लूकोनियोजेनेसिस। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, इन केस ऑफ जो नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स हैं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें, देन लैक्टेट, देन अमीनो एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। अब यहाँ पर मेजर बात जो हम देखने को मिलती है, दैट इज़ जो मेन जो कंट्रीब्यूशन है, मेजर जो है सबसे ज़्यादा, वो लैक्टेट का देखने को मिलता है। लैक्टेट जो है वो कैसे बनता है, इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू अनएरोबिक कंडीशंस। देन सर्टेन अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स की अगर मैं बात करूँ तो हमारी बॉडी में 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स हैं, जिनमें से 18 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जिन्हें ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स कहा जाता है, जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस में अपना रोल प्ले करते हैं, अपना योगदान देते हैं। और ग्लिसरॉल से भी कुछ हद तक जो है वो एक प्रिकर्सर की तरह ये एक्ट कर सकता है। अलोंग विद दैट अगर मैं बात करूं, सो पायरुवेट, पायरुवेट क्या है, वन ऑफ द कीटो एसिड, इट आल्सो एक्ट एज ए नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर। प्रोपियोनाइल कोएंजाइम ए एंड आल्सो pyrimidines। तो ये जो है वो क्या है, ये सारे प्रिकर्सर्स होते हैं जिनसे हम ग्लूकोज की सिंथेसिस कर सकते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस जो है वो हो सकती है। सो दैट इज़ द ओवरव्यू, ये हमारी डेफिनेशन वाली पार्ट हो गई। अब हम चलेंगे द सिंथेसिस लोकेशन और द साइट, कि कहाँ जो है हमें ग्लूकोनियोजेनेसिस देखने को एक्चुअल में मिलती है। तो मेन अगर मैं सोर्स की बात करूँ, सबसे पहले जो मेजर सोर्स हमारा है वो है लिवर। लिवर के अंदर आपका मोस्टली काम होने वाला है। लिवर की भी अगर मैं बात करूँ, तो लिवर के अंदर कहाँ कहाँ आपको माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेस देखने को मिलेगी, लिवर के साइटोसोल में आपको प्रोसेस देखने को मिलेगी, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी। और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये प्रोसेस आपको देखने को मिलने वाली है। अगर नेक्स्ट स्टेप्स में आगे हम ये प्रोसेस देखेंगे, कहाँ कौन से स्टेप्स माइटोकॉन्ड्रिया में हुई है, देन साइटोसोल में, एंड एट लास्ट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुछ पार्ट इन रेयर केसेस किडनी के अंदर भी ये प्रोसेस होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोसोल में, एंड आल्सो इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक जो है एक्सेप्शन जो है अगर हम बात करें, तो इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स जो होती हैं उनके अंदर भी कभी कभी जो है वो ये प्रोसेस जो है वो देखने को मिल सकती है। सो ये बात हो गई हमारी लोकेशन की। लोकेशन के बाद हम चलेंगे कंडीशन के ऊपर, कि कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जिनके कारण जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस को अगर होना पड़ता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस परफॉर्म करी जाती है। तो सबसे पहले जो क्राइटेरिया है, जो कंडीशन है, वो ये होनी चाहिए कि बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज का जो लेवल है, ब्लड ग्लूकोज का जो लेवल है वो लो है। अब लो किस किस तरीके से हो सकता है, लो मान लो आपकी जो न्यूरॉन्स हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ग्लूकोज यूज़ कर लिया है, या आपकी जो मसल्स हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ग्लूकोज जो है वो यूज़ कर लिया है वाइल रनिंग। सो एज अ रिजल्ट ये कंडीशन देखने को मिलती है। एंड एज अ रिजल्ट क्या होता है कि ग्लूकागोन, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट हार्मोन, उसका लेवल जो है वो हाई हो जाता है जब ब्लड ग्लूकोज लेवल लो हो जाता है। तो ये दो सर्टेन कंडीशंस हैं जो आपको जो है देखने को मिलती हैं ड्यूरिंग द ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की, दैट इज़ द रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, कि रेगुलेट कैसे हो, कब हमें पता चले कि हमें ग्लाइकोलाइसिस करानी है या ग्लूकोनियोजेनेसिस करानी है। सो एक बात जो इनमें क्लियर है, दैट इज़ कि बोथ ग्लाइकोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है वो रेसिप्रोकली रेगुलेटेड हैं। मतलब कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दोनों प्रोसेस एक साथ चल रही हैं। एक टाइम पे अगर ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट है तो आपकी ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टॉप होगी, और अगर ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रही है तो ग्लाइकोलाइसिस जो है वो स्टॉप होगी। अब
मेन बात आती है कि ग्लाइकोलाइसिस को रोका कैसे जाए, हाउ टू स्टॉप ग्लाइकोलाइसिस। तो इसमें जो है हमें ध्यान रखने हैं मेजर स्टेप्स। एक आता है आपका हेक्सोकाइनेज एंजाइम। हेक्सोकाइनेज एंजाइम के अगर ऊपर जो है वो हम क्या करें, फोस्फेट ग्रुप का एडिशन कर दें, सो एज अ रिजल्ट क्या होगा, इसकी एक्टिविटी जो है वो स्टॉप हो जाएगी। अलोंग विद दैट एक और एंजाइम है आपका, दैट इज द पायरुवेट काइनेज। अब पायरुवेट काइनेज जो है उसके ऊपर भी फोस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया जाए, ये स्टेप भी रुक गया। एंड आल्सो जो आपके जो ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स हैं उन्हें हम इनएक्टिव कर सकते हैं, और जो ग्लूकोनियोजेनिक एंजाइम्स हैं जो ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाएंगे उन्हें हम एक्टिव कर सकते हैं। तो इस फेज से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों साइकिल्स को रेगुलेट कर सकते हैं। अब एक सिचुएशन आती है कि ये तो हो गया एक्सटर्नल काम। एक्सटर्नली क्या हो रहा है कि ग्लूकागोन का जो लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इंटरनली भी एक सिचुएशन आपको देखने को मिलती है जिसके कारण ग्लाइकोलाइसिस जो है वो अपने आप स्टॉप हो जाती है, स्टार्ट ही नहीं हो पाती। और वो इंटरनल सिचुएशन जो है बेसिकली कहाँ देखने को मिलती है, वो इंटरनल सिचुएशन आपको लीवर में देखने को मिलती है, दैट इज़ इन द लिवर सेल। अब बेसिकली क्या होता है, लिवर के पास इवन विदाउट ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस नहीं हो रही है तो भी हाई एटीपी एडीपी रेशियो देखने को मिल रहा है। लिवर में हाई एनएडीएच और एनएडी का रेशियो प्रेजेंट है। देन एसिटाइल कोएंजाइम में भी काफ़ी ज़्यादा हाई है, इवन व्हेन ग्लाइकोलाइसिस इज नॉट अगरिंग। फिर भी तो ये जो एक प्रोसेस है, ये जो सिचुएशंस अराइज हुई हैं वो हुई है एक और साइमल्टेनियस प्रोसेस जो कि लिवर में होती है, दैट इज़ द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। साइमल्टेनियसली इधर ग्लाइकोलाइसिस हो रही है, इधर बीटा ऑक्सीडेशन होता है फैटी एसिड्स का, जिसके कारण जो है लिवर के अंदर एनर्जी का अमाउंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। सो एज अ रिजल्ट ऑलरेडी हमारे पास क्या है, एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, हमें बीटा ऑक्सीडेशन से सारी एनर्जी मिल रही है। सो एज अ रिजल्ट इंटरनली भी सिग्नलिंग होती है कि भाई ग्लाइकोलाइसिस को स्टॉप होना पड़ेगा, देयर इज़ नो नीड ऑफ ग्लाइकोलाइसिस राइट नाउ। तो ये एक सिचुएशन हो गई। आउटर हमने देख लिया, एक्सटर्नल रोल हमने देख लिया किसका, ग्लूकागोन का, एंड इंटरनल हमने देख लिया कि यहाँ पर बीटा ऑक्सीडेशन के कारण क्या होता है कि एनर्जी का रेशियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। सो एज अ रिजल्ट बोथ इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक जो सिचुएशन है वो फेवरेबल होती है ग्लाइकोलाइसिस को स्टॉप करने के लिए। अब हम बात करने वाले हैं एक सर्टेन अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ऐसे अमीनो एसिड्स जो ऑक्सीडाइज हो जाए पायरुवेट में एंड देन लेटर ऑन वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस में उनका अगर रोल है। सो आउट ऑफ 2018 एक्सेप्ट कौन से ल्यूसिन और लाइसिन जो है वो नहीं होते। ये जो एग्जाम्पल है वो ल्यूसिन और लाइसिन जो एग्जाम्पल है वो कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स का एग्जाम्पल है। इनसे जो है कीटोन बॉडीज जो है वो बनती है, लिवर के अंदर ही इनका फॉर्मेशन जो है वो होता है। लेकिन ये जो बातें हैं वो हम लिवर के मेटाबॉलिज्म दैट इज लिपिड के मेटाबॉलिज्म में हम पढ़ने वाले हैं। सो नाउ इतनी सिचुएशन होने के बाद अब जो है हमारी सिचुएशन आती है कुछ डिफरेंट, दैट इज़ हम अब स्टेप बाय स्टेप जो है वो चलने वाले हैं। तो द मोस्ट कॉमन स्टेप क्या होता है, दैट इज़ अब हमारे पास क्या है, हमारे पास मोस्ट कॉमन अमीनो एसिड है, दैट इज़ एलेनिन। अब एलेनिन जो होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डीएमिनेशन के प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि आपका जो ट्रांस एमिनेज एंजाइम है वो वर्क करता है, और एज अ रिजल्ट NH3 जो ग्रुप है, NH3 ग्रुप का रिमूवल हो जाता है, और एज अ रिजल्ट पायरुवेट का फॉर्मेशन होता है। पायरुवेट का जो फॉर्मेशन है वो लिवर के अंदर हो रहा है। लिवर देन लेटर ऑन जो क्या है, लिवर के अंदर आपकी जो प्रोसेस हो चुकी है, देन ये जो पायरुवेट है वो ट्रांसफॉर्म होके दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया को लीव करके और साइटोप्लाज्म में जाता है, दैट इज बाय क्रॉसिंग द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो इतनी स्टेप्स जो है वो हमने देख ली, दैट इज डीएमिनेशन हुआ इनसाइड द लिवर। ओके, नाउ हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है रोल ऑफ पायरुवेट कार्बोक्साइलेज। पायरुवेट कार्बोक्साइलेज जो है वो क्या होता है, वो आपका जो एंजाइम है उसका रोल हमें देखना है। तो सिचुएशन अभी तक क्या हो चुकी है, अभी तक कैसी सिचुएशन रही, अभी तक रही कि पायरुवेट जो कि किसी भी अमीनो एसिड से बना था इज ट्रांसपोर्टेड टू माइटोकॉन्ड्रिया, उसे माइटोकॉन्ड्रिया में भेजा गया है, ओके, फ्रॉम द सेल साइटोप्लाज्म अपोजिट, ओके, बाय मिस्टेक जो है मैंने पहले रिपीट किया था। नाउ अब पीईपी जो है पायरुवेट कार्बोक्साइलेज जो है वो
एक खास बात इसकी है कि ये लाइगेज फैमिली से बिलोंग करता है। लाइगेज जो एंजाइम है उनकी फैमिली से ये बिलोंग करता है। एंड अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, ये एंजाइम जो है जनरली करता क्या है, ये जो पायरूवेट हमारा बना है उसको ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है। अब ऑक्सैलो एसीटेट में ही क्यों कन्वर्जन हुआ, तो यहाँ जो खास बात हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि यहाँ जो है एक प्रोसेस देखने को मिलती है, दैट इज़ नोन एज कार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हो रहा है, कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, एडिशन ऑफ CO2। ओके, एंड आल्सो द यूटिलाइजेशन ऑफ GTP सो कन्वर्ट इट इनटू GDP। तो ये स्टेप जो है वो यहाँ आपको देखने को मिलेगा, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द प्रोसेस। इतनी बात जो है वो क्लियर हो चुकी है। अब मेन जो मुद्दा आता है, मेन जो बात यहाँ आती है वो ये आती है कि पायरूवेट जिसे एसिटाइल कोएंजाइम A में बदलना था वो ऑक्सैलो एसीटेट में क्यों कन्वर्ट हुआ। सिंपली सेइंग, ओके, सो ऑक्सैलो एसीटेट में बेसिकली क्यों कन्वर्ट हुआ, बिकॉज ऑफ द इंटरनल कंडीशंस ही ऐसी हैं कि ATP बहुत ज़्यादा है, NADH ज़्यादा है, एसिटाइल कोएंजाइम में इंक्रीज होया हुआ है लिवर के अंदर बिकॉज ऑफ द बीटा ऑक्सीडेशन। सो एज अ रिजल्ट क्या होगा, जो आपकी डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होनी थी, दैट इज़ ड्यूरिंग पायरूवेट, इसकी कन्वर्जन के टाइम पे जो डीकार्बोक्सिलेशन होनी थी, रिवर्सल के केस में वहाँ कार्बोक्सिलेशन देखने को मिलती है। एंड आल्सो यहाँ पर ATP जो है वो इनहिबिटर का काम करेगा, NADH जो है वो इनहिबिटर का काम करेगा, और एज अ रिजल्ट जो आपका पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स है वो एसिटाइल कोएंजाइम A के अंदर जो है वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, और हमारी जो साइकिल है वो ग्लाइकोलाइसिस से रिलेटेड ना होके वो ग्लूकोनियोजेनेसिस की तरफ चल पड़ेगी। सो दैट इज़ द स्टेप हियर नाउ। सो अब बेसिकली बात आती है किसकी, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एक्टिवेटर और इनहिबिटर आल्सो, दैट इज़ द एसिटाइल कोएंजाइम A। एसिटाइल कोएंजाइम A जो है वो अलग अलग टाइम पर एक्टिवेटर की तरह भी काम करता है और इनहिबिटर की तरह भी काम करता है। अगर मैं बात करूँ इनहिबिटर की, सो एसिटाइल कोएंजाइम A जो है वो काम करता है इनहिबिटर जब पायरूवेट का डीकार्बोक्सिलेशन होना है। दैट इज डीकार्बोक्सिलेशन कब हुआ, जब पायरूवेट को एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होना था, ग्लाइकोलाइसिस के तरफ उसे जाना था। ओके, दैट विल बी द सीन। लेकिन ये एक एक्टिवेटर की तरह भी काम करता है जब आपका पायरूवेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है कार्बोक्सिलेशन करता है, मतलब जब पायरूवेट जो है वो ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है, तब जो आपका एसिटाइल कोएंजाइम A है इट एक्ट्स एज एन एक्टिवेटर। और अदरवाइज क्या होगा, अगर पायरूवेट को एसिटाइल कोएंजाइम A में बदलना है, सो हियर इट एक्ट एज अ इनहिबिटर। तो ये दो प्रोसेस हमें ध्यान रखनी है। एसिटाइल कोएंजाइम A से रिलेटेड एक और बात आपको जो ध्यान रखनी है कि इट कैन नॉट टेक इटसेल्फ। एसिटाइल कोएंजाइम में कभी भी क्या होता है, खुद ये किस में पार्ट नहीं लेता, आपकी ग्लूकोनियोजेनेसिस में पार्ट नहीं लेता, ये डायरेक्टली ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पाता, लेकिन इसकी प्रेजेंस ज़रूरी है किसके लिए, ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस के लिए। क्योंकि और हमेशा ये बात भी ध्यान रखना कि एक्स्ट्रा अगर एसिटाइल कोएंजाइम A है तो वो कीटोन बॉडीज़ के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। कीटोन बॉडीज़ का फॉर्मेशन जो है वो हम लिपिड मेटाबॉलिज्म में पढ़ेंगे। तो मेनली बात ये आती है कि आपकी जो एनर्जी है 80% एनर्जी जो है वो आपकी बॉडी में वो ग्लूकोज से आपको मिलती है। ओके, लेकिन रेस्ट जो 20% एनर्जी है वो आपकी कीटोन बॉडीज से मिलती है। सो दैट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। और कीटोन बॉडीज़ जो होती हैं वो लिवर के अंदर बनती हैं, जैसे कि मैंने बात करी थी कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स की, ल्यूसिन एंड लाइसिन। सो एक ऐसा कंपाउंड दैट ओनली कन्वर्ट इनटू एसिटाइल कोएंजाइम A, वो क्या करेंगे, वो ही कीटो बॉडीज़ को फॉर्मेशन करेंगे। सो दो रास्ते थे, एक साथ चलते आ रहे हैं, इधर आपकी ग्लूकोनियोजेनेसिस चलती जा रही है, इधर आपकी कीटोन बॉडीज फॉर्म हो रही हैं जो कि लिपिड मेटाबॉलिज्म का पार्ट है। सो नाउ अब क्या हुआ, अब सिचुएशन थोड़ी सी चेंज है। नाउ एज वी कैन डिस्कस्ड, हमने डिस्कस कर लिया है कि भाई डायरेक्ट ये पार्ट नहीं लेता लेकिन ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑक्सैलो एसीटेट अब बन चुका है, लेकिन ऑक्सैलो एसीटेट जैसा कि हम जानते हैं एक इंटरमीडिएट है TCA साइकिल का, क्रैब साइकिल का इंटरमीडिएट है। इट कैन टेक पार्ट इनटू क्रैब साइकिल। तो ये क्रैब साइकिल में क्यों नहीं गया, ग्लूकोनियोजेनेसिस में ही क्यों जाएगा ये, बिकॉज ऑफ अनदर सर्टेन कंडीशंस जो कि यहाँ पर है। जैसे कि हमने बात करी है कि ATP बहुत ज़्यादा है, NADH बहुत ज़्यादा है,
ठीक है, तो अब इनके कारण जो है ये एक्ट करेंगे एज एन इनहिबिटर। अब इनहिबिटर एक्ट करेंगे तो नॉर्मल सी बात है, ऑक्जेलो एसीटेट को कोई दूसरा रास्ता जो है वो चूज़ करना पड़ेगा विदाउट एंटरिंग द TCA साइकिल। एंड दैट्स वाई नेक्स्ट स्टेप पर हम चलने वाले हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारा होने वाला है, दैट इज़ द कन्वर्जन ऑफ ऑक्जेलो एसीटेट इनटू मैलेट। ऑक्जेलो एसीटेट रेडिली जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, मैलेट के अंदर। ये जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। यहाँ पे जो है NADH जो है वो NAD के अंदर कन्वर्ट होता है। दैट इज़ द केस हियर इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम मैलेट डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में। और मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर रैपिडली कन्वर्जन जो है वो देखने को मिलता है, एंजाइम के प्रेजेंस में देखने को मिलता है। और एक और ख़ास बात यहाँ है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्जेलो एसीटेट फ्रॉम पायरुवेट्स, पायरुवेट से ऑक्जेलो एसीटेट का बनना जो है उसे कहा जाता है क्या, उसे कहा जाता है एक रिएक्शन, दैट इज एनाप्लेरोटिक रिएक्शन। एनाप्लेरोटिक रिएक्शंस जो है क्यों, क्योंकि ऑक्जेलो एसीटेट जो है वो TCA का इंटरमीडिएट भी होता है। ओके, सो अगेन अगर ऑक्जेलो एसीटेट बन गया सपोज आपका, लेकिन अगर ऑक्जेलो एसीटेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट होना है, इसको ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना है, तो इसे मैलेट में कन्वर्ट होना पड़ेगा। मैलेट में अब क्यों कन्वर्ट होने में पड़ेगा, वाई मैलेट, बिकॉज ऑफ सर्टेन सिचुएशंस, जैसा कि अब मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगी। बिकॉज क्या होता है कि मैलेट, बिकॉज एक ट्रांसपोर्टर जो है वो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। ये सारी प्रोसेस आपकी कहाँ चल रही है, ये सारी प्रोसेस आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में चल रही है। मैलेट जो है वो फॉर्म होने के कारण इनर मेम्ब्रेन को जो है क्रॉस करके इसे बाहर जाना होता है, और बाहर जाने के लिए सपोर्टिव जो ट्रांसपोर्टर होता है वो मैलेट को ही सपोर्ट करता है, ना कि ऑक्जेलो एसीटेट को। सो एज अ रिजल्ट ऑक्जेलो एसीटेट को मैलेट में कन्वर्ट होना पड़ता है। देन मैलेट जो है वो क्या होता है आपका साइटोसोल के अंदर फ्री फॉर्म के अंदर जो है वो क्या होता है, आ जाता है इन द आउटसाइड ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये जो स्टेप हुई है दैट इज द कमिंग आउट ऑफ द मैलेट, ओके, साइटोसोल में आने की। अब हमारी जो नेक्स्ट स्टेप आएगी वो कुछ ऐसे होगी, दैट इज टिल नाउ हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है। और एक बात और हमें जो ध्यान रखनी है, दैट इज जो है कि 2 मॉलिक्यूल्स जो है वो यहाँ पर यूटिलाइज होंगे। दैट इज कि हमें जो है वो क्या है, हमें 2 मॉलिक्यूल्स जो है वो पायरुवेट के लेने हैं। देन एज अ रिजल्ट क्या होगा, आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स जो है वो ऑक्जेलो एसीटेट के बनेंगे। अब 2 मॉलिक्यूल ऑक्जेलो एसीटेट के बनने के बाद क्या होगा, एज अ रिजल्ट आपके मैलेट जो है वो 4 कार्बन कंपाउंड है तो वो बनेगा। एंड देन लेटर ऑन ये जो प्रोसेस सारी चल रही है आपकी कहाँ चल रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में चल रही है। और यहाँ पर जो है एक ATP, एक जो एनर्जी जो है यूटिलाइजेशन को भी हमें ध्यान रखते हुए चलना है इस स्टेप पर। दैट इज़ एक जो है GTP का यूटिलाइजेशन होता है। तो ये हमने फर्स्ट स्टेप देख लिया, दैट इज़ द यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। अब क्या होगा, मैलेट जो है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके वो बाहर आएगा, एज सिंपल एज दैट। बाहर आ चुका है, बाहर ये आके किस में कन्वर्ट होता है, बाहर आके ये कन्वर्ट होता है ऑक्जेलो एसीटेट में। अगेन दिस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, ऑक्जेलो एसीटेट में ये कन्वर्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। तो यहाँ पर जो है वो क्या है, अगेन ऑक्जेलो एसीटेट जो कि एक 4 कार्बन मॉलिक्यूल है, इसमें मैलेट आपका कन्वर्ट हो जाता है। इतनी स्टेप आने के बाद जनरली क्या होता है, ऑक्जेलो एसीटेट जो है ये क्या है, ये कन्वर्ट होता है पायरोइनोल फॉस्फेट में, जो कि एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। यहाँ पर भी एक जो स्टेप हमें ध्यान रखनी है, 2nd स्टेप, जहाँ पर ऑक्जेलो एसीटेट पायरोइनोल फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ है, यहाँ अगेन आपकी एक जो है एनर्जी जो मॉलिक्यूल है वो यूटिलाइज होता है, यहाँ पर एनर्जी यूज़ होती है। ये जो प्रोसेस है वो कैसी है, डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस है, CO2 जो है यहाँ पर रिलीज होती है। तो इतना एक ओवरव्यू था, इन सभी स्टेप्स को अभी हम देखने वाले हैं। सो टिल नाउ अब सिचुएशन हमारी कैसी है, अब क्या है, मैलेट बाहर आ चुका है, मैलेट साइटोप्लाज्म में आ चुका है। मैलेट जो है वो कन्वर्ट होगा किस में, ऑक्जेलो एसीटेट में, इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि मैलेट डिहाइड्रोजिनेज में का यूटिलाइजेशन यहाँ होना है। ऑक्जेलो एसीटेट एक 4 कार्बन कंपाउंड है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। और 2 मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्जेलो एसीटेट के यहाँ बने हैं, अभी 2 मॉलिक्यूल ही बनते जा रहे हैं, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब हम चलेंगे इन टुवार्ड्स द नेक्स्ट प्रोसेस और द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज ऑक्जेलो एसीटेट से
फोस्फोइनोल पायरुवेट का बनना, दैट इज अगेन क्या है आपकी, जैसे मैंने कहा कि ये एक डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। पीईपी जो कार्बोक्साइनेज है, दैट इज फोस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिकाइनेज एंजाइम जो है वो यहाँ अपना रोल प्ले करता है। यहाँ जो है आपकी एक मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी के अराउंड जो है वो एनर्जी का यूटिलाइजेशन देखने को मिलता है। सो पहला स्टेप जहाँ पायरुवेट ऑक्जेलो एजिटेट में कन्वर्ट हुआ था वहाँ आपकी एनर्जी यूटिलाइज हुई थी। दूसरा स्टेप जहाँ ऑक्जेलो एसिटेट जो है वो किस में, जो पीईपी में कन्वर्ट हो रहा है, तभी भी आपकी एनर्जी यूटिलाइज जो है वो हो रही है। सो एज अ रिजल्ट हम ये बोल सकते हैं कि अराउंड 2 एटीपी का खर्च अब तक हो चुका है बाय कन्वर्टिंग पायरुवेट इनटू फोस्फोइनोल पीईपी। पायरुवेट को हमने पीईपी में कन्वर्ट किया, अराउंड 2 एटीपी अभी तक हमारी यूटिलाइज हो चुकी है, खर्च हो चुकी है। लेकिन मेन चीज़ अब ये आती है कि दोबारा पीईपी जो है, फोस्फोइनोल पायरुवेट जो है, ये कभी भी पायरुवेट में दोबारा कन्वर्ट नहीं होता। अब क्यों नहीं होता? क्योंकि दोबारा वही सिचुएशन चल रही है, एटीपी ऑलरेडी ज़्यादा है, एनएडीएस ज़्यादा है, और एलानिन जो है वो एक इनहिबिटर होता है पायरुवेट काइनेज एंजाइम का। ओके, ग्लूकागोन के कारण फोस्फेट भी लगा हुआ है पायरुवेट काइनेज एंजाइम के ऊपर, तो क्या होगा, फोस्फोइनोल पायरुवेट जो है वो पायरुवेट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट नहीं हो पाएगी, रिवर्सल फेज यहाँ नहीं देखने को मिलेगा। तो क्या है कंडीशन, कैसी है, बोथ, दैट इज जो आपकी इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों कंडीशंस जो है वो आपको सपोर्ट कर रही है। नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है, अब हमारा अगला स्टेप, दैट इज फोस्फोइनोल पायरुवेट बन चुका है। फोस्फोइनोल पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट होता है इनटू अनदर प्रोडक्ट, दैट इज 2-फोस्फोग्लिसरेट। रिवर्सिबल प्रोसेस है, इनोलेज एंजाइम यहाँ एक्ट करेगा और ये जो है 2-फोस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा आता है, दैट इज जो हमारा 2-फोस्फोग्लिसरेट है वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, 3-फोस्फोग्लिसरेट के अंदर। अगेन अ रिवर्सिबल प्रोसेस इन प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम म्यूटेज। तो ये प्रोसेस हमारी चलती जा रही है, इनको हमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखना है। अब हमारी सिचुएशन आती है, दैट इज़ जो 3-फोस्फोग्लिसरेट है, 3-फोस्फोग्लिसरेट जो है वो कन्वर्ट होता है किसमें, अगेन द रिवर्सिबल प्रोसेस 1,3-बिसफोस्फोग्लिसरेट के अंदर। यहाँ पर हमें जो चीज़ में ध्यान में रखनी है वो ये है कि यहाँ पर एक और एनर्जी का मॉलिक्यूल जो है वो यूटिलाइज हो रहा है, एक और एनर्जी जो है यहाँ पर खर्च हो रही है। तो टिल नाउ अप्रोक्सीमेट 3 एटीपी के अराउंड हमने जो है वो यूटिलाइज कर लिया है इन द प्रोसेस। 3-फोस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो जाती है 1,3-बाइफोस्फोग्लिसरेट के अंदर। अब 1,3-बिसफोस्फो जो ग्लिसरेट है, जो कि अभी ये इनकी सिचुएशन कैसी है, ये 2 मॉलिक्यूल्स ही चल रहे हैं। ओके, सो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3-बिसफोस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट इनटू ग्लिसरल्डिहाइड 3-फोस्फेट अगेन बाय यूजिंग NADH। एक NADH यहाँ खर्च होने वाली है। सो इन द नेक्स्ट स्टेप 1,3-बिसफोस्फोग्लिसरेट जो है वो अगेन द रिवर्सिबल प्रोसेस कन्वर्ट इनटू ग्लिसरल्डिहाइड 3-फोस्फेट बाय यूटिलाइजिंग द NADH एंड कन्वर्ट इट इनटू NAD। तो यहाँ पर भी आपका एक एनर्जी का जो मॉलिक्यूल है NADH यहाँ एक आपका खर्च हो गया है। सो मेनली हम कहें कि भाई हमें अगर ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनाना है तो हमें 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए, किसके, 2 मॉलिक्यूल चाहिए ग्लिसरल्डिहाइड 3-फोस्फेट के, 2 ही मॉलिक्यूल हमें पायरुवेट, पीछे जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं उनके 2-2 मॉलिक्यूल्स हमें चाहिए। सो अब तक जो सिचुएशन है वो कुछ कैसी रही है कि हमने जो है 2 मॉलिक्यूल्स थे पायरुवेट के जिनसे हमने 2 मॉलिक्यूल्स बना लिए हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3-फोस्फेट के। अभी तक जो है वो क्या हुआ है, हमने जो है वो 4 एटीपी यूटिलाइज कर ली है, 2 NADH यूटिलाइज कर लिया है, एंड आल्सो 2 जो है वो GTP जो है वो यूटिलाइज कर ली है। अब जो स्टेप आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप, दैट इज समथिंग लाइक दैट इज़ क्या होता है, जो आपका ग्लिसरल्डिहाइड 3-फोस्फेट है वो कन्वर्ट होता है 2 मॉलिक्यूल्स में, दैट इज़ ग्लिसरल्डिहाइड 3-फोस्फेट यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल है, और यहाँ पर क्या होता है जनरली इट विल गिव राइज टू 2 मॉलिक्यूल्स,
1 मॉलिक्यूल ईच, एक जो है ये क्या बनाएगा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट बनाएगा, और एक जो है ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फोस्फेट का ही फॉर्मेशन जो है वो करेगा। दैट इज 1 मॉलिक्यूल ईच, एक एक मॉलिक्यूल बन चुके हैं, एक ग्लिसरल्डिहाइड 3 फोस्फेट बन चुका है और एक आपका डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट बन चुका है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ट्रायोज आइसोमरेज। एंजाइम का नाम हमें ध्यान रखना है। सो दैट इज द सिचुएशन हियर, जैसा कि हमने देख लिया है, डिस्कस कर लिया है। अब हमारी बात आएगी अनदर सिचुएशन, दैट इज द ग्लिसरल्डिहाइड 3 फोस्फेट प्लस क्या, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट, वो दोनों ये चीज सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल्स जो हैं आपके, वो मिलकर जो है वो क्या बनाते हैं, वो मिलकर इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम एल्डोलेज वो करेंगे फॉर्मेशन किसका, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज का। और ये भी कैसा मॉलिक्यूल होगा, ये सिंगल मॉलिक्यूल होगा, ना कि दो मॉलिक्यूल्स जो हैं आपके यहाँ बनेंगे। तो ये स्टेप आपको ध्यान रखनी है। अभी तक की सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि हमने फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज का फॉर्मेशन जो है, फोस्फेट का फॉर्मेशन जो है वो कर लिया, लेकिन अब जो आती है सबसे ज़्यादा क्रूशियल स्टेप जो आती है वो ये आती है कि फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फोस्फेट का बनना, क्योंकि ये जो स्टेप होती है वो इरिवर्सिबल स्टेप होती है। दिस इज इरिवर्सिबल स्टेप। अब इरिवर्सिबल होने के कारण यहाँ पर जो एंजाइम का हमें ध्यान रखना है वो है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज। ये एंजाइम इस टाइम पे एक्टिव रहता है बिकॉज ऑफ इट्स सर्टेन कंडीशन, एटीपी बहुत ज़्यादा है, एनएडीएस बहुत ज़्यादा है, इसके ऊपर फोस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, तो ये एक्टिव फॉर्म में है। सो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि फ्रुक्टोज जो आपका 1,6 फोस्फेट है वो फ्रुक्टोज 6 फोस्फेट के अंदर जो है वो सिंपली जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ तक की स्टेप्स जो है वो हम क्लियर करने के बाद में अब जो हमारी जो नेक्स्ट सिचुएशन आती है कुछ ऐसी आती है कि ऐसा क्यों नहीं होता कि फ्रुक्टोज 6 फोस्फेट जो है वो दोबारा फ्रुक्टोज 1,6 फोस्फेट में कन्वर्ट क्यों नहीं होता, ये सिचुएशन क्यों नहीं होती, बिकॉज अगेन ऑफ वेरियस इनहिबिटर्स। जैसे कि हम बात करते हैं एटीपी ज़्यादा है, एनएडीए ज़्यादा है, सिट्रेट यहाँ प्रेजेंट है, और जो है क्या है एक और कंपाउंड यहाँ पर अब्सेंट है, दैट इज फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेटेज। उसके अब्सेंट होने के कारण क्या होगा, आपका जो फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम है 1 वो काम ही नहीं कर पाएगा। सो एज अ रिजल्ट ग्लाइकोलाइसिस रुकी रहेगी और ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है वो चलती रहेगी। तो ये चीज़ जो है वो हमें ध्यान रखनी है। अगेन अब हमारा जो लास्ट और फाइनल स्टेप आता है, जो आपका फ्रुक्टोज 6 फोस्फेट जो है वो क्या होगा, वो कन्वर्ट हो जाता है इन एन इरिवर्सिबल स्टेप, दैट इज ग्लूकोज 6 फोस्फेट में ये कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात जो है, मोस्टली जो टिश्यूज़ हैं हमारी बॉडी में वो यहाँ तक की स्टेप्स को ही कंप्लीट कर पाते हैं, स्टिल उन्हें हम ग्लूकोनियोजेनिक कंडीशन में नहीं कहेंगे। क्यों, बिकॉज ग्लूकोज 6 फोस्फेट जो है वो कभी भी ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। अब ब्लड स्ट्रीम में एंटर नहीं कर पाएगा, सो एज अ रिजल्ट क्या होगा, हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हम इसको कैसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करें, और ग्लूकोज का कन्वर्जन कैसे होगा, रिमूवल ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप। सो फॉस्फेट ग्रुप के रिमूवल के लिए जो मेन स्टेप आती है अब हमें वो देखनी है, दैट इज बाय द रोल ऑफ जो रिएक्शंस हैं उनको हमें देखनी है। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आना है, दैट इज जो ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा, दैट इज ग्लूकोज 6 फोस्फेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है बाय द एंजाइम ग्लूकोज 6 फोस्फेटेज। लेकिन लोकेशन हमें यहाँ ध्यान रखनी है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दैट इज अभी तक जो रिएक्शंस हुई हैं स्टार्टिंग में वो माइटोकॉन्ड्रिया में हुई हैं, लेटर वो साइटोप्लाज्म में हुई हैं, लेकिन अब अगर हमें ग्लूकोज 6 फोस्फेट को ग्लूकोज में बदलना है तो उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाना पड़ेगा। एज अ रिजल्ट बाय एंटरिंग इनटू द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंजाइम आपका काम करता है, और एज अ रिजल्ट क्या होगा कि वो ग्लूकोज के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। एक सिचुएशन यहाँ पर और देखने को मिलती है, दैट इज़ द रोल ऑफ ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स। दैट इज ग्लूट ट्रांसपोर्टर का रोल बेसिकली क्या है कि व्हेन आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जब ग्लूकोज बन चुका है, अब ग्लूकोज की सिंथेसिस हो चुकी है, इसे जो है वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो है वो जाना होता है, इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड स्ट्रीम्स। तो यहाँ पर जो आपके ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्हें सपोज ग्लूट 7
GLUT1, तो इनका रोल जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस आल्सो ग्लूकोज को जब कन्वर्ट किया जाता है फ्रॉम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तो ये आपका एंजाइम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज जो अपना रोल प्ले करता है। और इस रिएक्शन में जो है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का फॉर्मेशन भी होता है, जिसका भी ट्रांसपोर्टर जो है वो प्रेजेंट होता है। एंड देन लेटर और ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्ट होता है उसके बाद इसे आउटसाइड दैट इज़ इन द ब्लड स्ट्रीम जो है ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। सो लिवर की जो ब्लड मतलब है आउट लिवर सेल की जो ब्लड स्ट्रीम है उसके अंदर इसे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। अब सिचुएशन आती है दैट इज़ द ओवरऑल एनर्जी यूटिलाइजेशन, दैट इज़ पूरी ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस के अंदर जो है वो कितनी एनर्जी जो है वो खर्च होती है। सो दैट इज़ अगर हम बात करें पायरूवेट कार्बोक्साइलेज एंजाइम की, पायरूवेट कार्बोक्साइलेज एंजाइम जो था उसके द्वारा अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें, सो 1 ATP इंटू 2 मॉलिक्यूल्स, दैट इज़ अपन कहें कि 2 ATP यहाँ हो चुकी है। देन PEP कार्बोक्साइनेज एंजाइम की अगर हम बात करें तो 1 GTP इंटू 2, दैट इज़ आपकी यहाँ क्या हो गई 2 ATP यहाँ आपकी जनरेट हो गई। एंड आल्सो फोस्फोग्लिसरेट काइनेज जो एंजाइम है तो उसके अंदर भी अगेन 1 ATP इंटू 2 मॉलिक्यूल्स, सो 2 ATP आपकी यहाँ, दैट इज टोटल ऑफ 6 ATP एंड 2 NADH मॉलिक्यूल्स जो है वो आपके क्या होते हैं ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमें इतनी एनर्जी चाहिए, यूटिलाइजेशन में चाहिए, दैट इज 6 ATP एंड 2 NADH मॉलिक्यूल। सो या दैट्स ऑल अबाउट ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्लाइकोलाइसिस को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।